किसानों ने नारा लगाया जी, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, उसके बारे में यही एकताई का प्रतीक है, ये बताया एकता गया का प्रतीक है, लेकिन हम लोग एमएम की बात करेंगे, हम किसानों के आंदोलन की बात नहीं करेंगे। कि ओवैसी साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये भाजपा की बी टीम और ये सब चीज़ों से हमें फर्क नहीं पड़ता है, कोई जो मर्जी बोले, बोलने से हमें फर्क नहीं पड़ता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा यहाँ तक दे दिया, कहाँ तक दे दिया, यहाँ तक दे दिया। ये गुजराती भाई जो हैं धंधा करने वाले लोग हैं। कौन है धंधा करने वाले लोग? आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय हैं क्या? इन पे नजर रखिए। पॉलिटिकली हम लोग पावरलेस हैं क्या? वी आर पॉलिटिकली डोरमेंट। और सभी कौमों के लिए वो बयान देते हैं। कहाँ, वो तो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। नहीं, मुसलमान की बात नहीं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक समान मानते हैं। लीडर कौन है आज? योगी जी, मोदी जी। बात क्यों नहीं सुन रही? बात सुननी चाहिए। क्या था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज में घुमाऊंगा। देखा आपने वीडियो? हम लोग इस समय मेरठ जिला के किठौर विधानसभा में हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, उनका एक प्रोग्राम था, जलसा था। मेरे साथ इस समय बिंद्रा साहब है। बिंद्रा साहब दिल्ली से चल कर आए। मोहम्मद कलीम। क्या रहा प्रोग्राम? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम। लाखों की संख्या में भीड़ थी और लोगों के दिलों में मोहब्बत थी असद साहब के लिए। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बोलेंगे हम इसको। लेकिन आप बार बार इस बात को कहते हैं कि ये दलित और मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन उनके जलसे से हो या उनका सपोर्टर देखने को तो नहीं मिलता है, सिर्फ एक मुसलमानों की पार्टी नजर आती है। दलित मुसलमानों के नहीं, सिख भी हैं इस पार्टी के अंदर और ईसाई भी हैं, सभी कौमों के लोग हैं। आप देखिए हैदराबाद से, देखिए अभी हैदराबाद से भी इलेक्शन हो रहा है अभी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और बिहार के अंदर एक सिख कैंडिडेट को भी उतारा गया था। तो ये सभी कौमों की पार्टी है, कभी एक या दो कौम की पार्टी नहीं है ये। मैं इस बात पे आपके साथ मत नहीं हूँ। अरे तो अभी तो नारा लगाया इन्होंने ना, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। तो नारा लगाना क्या मतलब? एक कौम की पार्टी होती है। यहाँ तो वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू फतेह की भी बोला गया था अभी, तो फिर क्या हुआ? मुजफ्फरनगर में किसानों ने नारा लगाया जी, क्या बताया गया उसके बारे में? नहीं, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, उसके बारे में यही एकताई का प्रतीक है, ये बताया गया। प्रतीक है, लेकिन हम लोग एमएम की बात करेंगे, हम किसानों के आंदोलन की बात नहीं करेंगे अभी। अच्छा बिंद्रा साहब, ये दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल ये है इस वक्त अभी कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में एमआईएम नहीं लड़ रही है। ऐसे में आपकी मेजोरिटी तो नहीं बन रही है 100%? नहीं, मेजोरिटी क्यों नहीं बन रही है? देखिए, शुरुआत होती है धीरे धीरे। आप कैंडिडेट उतार दें और संभालना भी तो है उन कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स को देखना भी है, वोटर कहाँ पे है, वोटर कहाँ, सपोर्टर कहाँ पे है। सिर्फ एक कैंडिडेट उतार देना काम नहीं होता है, वोटों को जीत के लाना, कैंडिडेट को जिता के लाना भी एक पार्टी का नहीं। सवाल ये है कि 100 सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं। जी, आप भाजपा की मुखालफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, एसपी का विरोध कर रहे हैं, बीएसपी का विरोध कर रहे हैं। अगर 100 सीट जीत भी जाते हैं तो आप करेंगे क्या? नहीं, 100 सीट जीत जाएंगे तो नुमाइंदे होंगे, जो हमारी जो मुस्लिम्स के जो मकसाद हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हल किया जाएगा। और उसके बाद 100 की बात अभी चल रही है। अभी इलेक्शन नज़दीक आएगा तो हो सकता है 200 सीटों पर भी लड़ा जाए, हो सकता है कि पूरी सीटों पर लड़ा जाए। अभी 100 का हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं कि 100 पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और अभी जो है, क्योंकि असद साहब जो है 100 पे सीटों पर अभी जाके हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और हो सकता है कि सीटें बढ़ती चली जाएँ, 200 हो जाए, 250 हो जाए। ये टाइम पर टाइम बढ़ेगा, इलेक्शन के नजदीक आते अगर आप जीत जाते हैं तो बार बार ये आप लोगों के ऊपर, खास करके ओवैसी साहब के ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि ये भाजपा की बी टीम है। देखिए, क्या आप मेरी बात सुनिए, आप जब इलेक्शन आता है ना तो ये सब चीज़ें आती हैं, और ये सब चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई जो मर्जी बोले, बोलने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम क्या हैं क्या नहीं है वो अल्लाह ताला। इसका जवाब ओवैसी साहब दे देते हैं स्टेज से, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर आप जीतते हैं तो गठबंधन तो करेंगे किसी बड़ी पार्टी से? देखिए, अभी 100 सीटों की बात है, और 100 सीटों के बाद हो सकता है, मैंने बोला कि इलेक्शन आते आते हो सकता है सीटें बढ़ जाएं। तो हम अभी 100 सीटों की अभी हम लोग ने एक दायरा बना के चले हैं, हम उनके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। 100 से हो सकता है 150 हो जाए, 200 हो जाए, हो सकता है सीएम भी हमारे पार्टी का बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मुसलमान तो इससे पहले भी लड़े, 45 मुसलमान यहाँ की विधानसभा में रहे। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले पेट्रोल जो है 107 रुपये 10 रुपये लीटर नहीं था। अब पेट्रोल देखिए, आप डीजल देखिए, जो किसान जो डीजल यूज़ करता है, अब 100 रुपये के आसपास जो डीजल पहुंचने वाला है। तब ये हालात नहीं थे देश के, तब ये गुलाम वाली आज़ादी नहीं थी। अब तो आज़ाद थे तब हम लोग। अब आज हमें लगता है कि हम लोग गुलाम हो गए दोबारा से। सन 47 का हमें लगता है कि हम दोबारा से। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि 95% लोग पेट्रोल का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सर, देखिए, उनकी नॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम है, उनकी नॉलेज नहीं है तो हम इसमें नहीं कह सकते। अभी आप आए हैं तो आप पेट्रोल यूज़ करके आए होंगे, चाहे बस से आए हैं, चाहे ट्रैक्टर से आए हैं, चाहे ट्रक से आए हैं, चाहे बाई एयर आए हैं। एयर के अंदर भी वाइट फ्यूल लगता है। तो 4% लोग ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बता रहे हैं मंत्री अब सर देखिए, अब उनकी सोच है, उनकी समझ है। अगर वो 95 की जगह 99 बोल देते तो हम उनका क्या पढ़ सकते थे? हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वो 99 बोलते तो क्या कर लेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप लोग ओवैसी साहब का सपोर्ट करने आए हैं, कहाँ से आए हैं? हापुड़ से। हापुड़ से आए हैं? जी, जिला हापुड़। क्या नाम है? मोहम्मद जीशान। क्या सुने आज?
जी ओवैसी साहब की तकरीर सुनी। अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा। आप भड़काऊ बयान देते हैं वो तो बहुत- नहीं जी ऐसा कोई नहीं है। अच्छा भड़का देते हैं? बयान नहीं देते, बहुत अच्छा बयान देते हैं वो, और सभी कौमों के लिए वो बयान देते हैं। कहाँ? वो तो सिर्फ मुसलमान की बात करते हैं। नहीं नहीं, मुसलमान की बात नहीं, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को एक समान मानते हैं। हाँ, जी ऐसा कैसे लगा? जी देख, जैसे कि आपने भाषण सुने होंगे, ओवैसी साहब की तकरीर सुनी होगी, वो सभी को लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान को ही लेकर चलते हैं, वो सभी को लेकर चलते हैं। मतलब आप लोग वोट दीजिएगा इस बारे में? नहीं नहीं नहीं, वोट नहीं है, मैं आपसे बेहतर हूँ। आप बताइए अर्थव्यवस्था देखिए कहाँ जा रही है। आप अर्थव्यवस्था देखिए, पेट्रोल कहाँ है, ये डीजल देखिए कहाँ बहुत है। ऐसे कम नौजवान मैं होते आपको हैं बता जो रहा हूँ सर। अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं। अर्थव्यवस्था देखिए आप कहाँ है आज, ठीक। पेट्रोल देखिए कहाँ है आप, डीजल कहाँ है आप देखिए। आप जो है आपने देख लिया कि राशन मिल रहा है, मोदी जी दे रहे हैं राशन, लेकिन तेल कहाँ है आज? सरसों का तेल हर घर में इस्तेमाल होता तो है। ये तो बड़ा मुद्दा नहीं बता रही है सरकार। बड़ा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, गरीबों का मुद्दा है ये। अरे 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया सरकार ने, वो भी फ्री में। ये गलत है। सर्वे करवाइए आप इस चीज़ का, ये गलत चीज़ है। इन चीज़ों को कन्फर्म नहीं है आप, ये गलत चीज़ है ये। ठीक है, मैंने भी वैक्सीन लगवाया है, मैं भी भारत का नागरिक हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। किसान आज जो है बॉर्डर पे पड़े हैं किसान, किसानों की बात का आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल खालिक है। खालिक साहब, आप तो मतलब सपोर्टर होंगे फिर एमआईएम के? नहीं नहीं, मैं का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आम आदमी का सपोर्टर हूँ। आम आदमी पार्टी? आम आदमी का वो तो लड़ नहीं रही हैं। मत लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है लड़ने से। मैं किसी का कोई सपोर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी के नागरिक के नाते से आपसे बता रहा हूँ। आप देखिए, आप किसान क्यों नहीं आप किसान की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? अगर घर में कोई तो प्रॉब्लम, पार्टी लीडर को क्यों नहीं बोल रहे? मेरी बात दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मेरी बात सुनिए आप। अगर आप जो है, अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो घर की बात मेंबर सुनेगा नहीं सुनेगा? आप बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो घर का मेंबर आपकी बात सुनेगा। बड़ा जो लीडर होगा, लीडर कौन है आज? योगी जी, मोदी जी। बात क्यों नहीं सुननी? बात सुननी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए बात। आज महंगाई कहाँ है? ठीक है, आपने जो है टॉयलेट बनवा दिए, टॉयलेट तक ही रहोगे सीमित। लाल किला तो आप बनोगे नहीं, ताजमहल तो आप बनोगे नहीं। वो टॉयलेट तक ही सीमित रहेंगे, लाल किला नहीं बनवाएंगे। कहाँ से आए आप? सर मैं बुलंदशहर से आया हूँ, मेरा नाम आफ्ताब गहलोत है। क्यों आए हैं यहाँ? सर मैं ओवैसी साहब का प्रोग्राम देखने के लिए आया था, और मैंने प्रोग्राम देखा, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया उन्होंने, बात भी बहुत अच्छी की। लेकिन अगर माना जाए कि जैसे कि योगी सरकार है हमारी, बहुत अच्छा है, लेकिन हम मानते हैं योगी जी हैं, लेकिन योगी जी के जो थोड़े काम है वो थोड़े ख़राब हैं। किसान पेट्रोल डीजल यूज़ करता, इतना महंगा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अरे तो मेरी बात प्लीज, वन पॉइंट ये सिर्फ स्टेट राज्य का मुद्दा नहीं है जी, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। जी आप मेरी एक बात सुनिए, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मेरे पास 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन मेरे यहाँ जो ट्रैक्टर में तेल फूकता वो इतना यूज़ हो रहा है कि हमें खेती में कुछ नहीं बच रहा। हमारी पढ़ाई भी है, सब कुछ है, लेकिन किसान क्या करे? किसान पहले भी गरीब था और आज भी गरीब है। तो ये ओवैसी साहब 100 सीट जीत के ये सब कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ओवैसी साहब 100 सीट करेंगे। ऐसे तो बीजेपी ने भी करा था कि हम सीट्स जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, अपना सारा काम करेंगे, कि हम पेट्रोल डीजल को। मोदी जी ने, सुनिएगा, मोदी जी ने क्वेश्चन ये भी किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज में घुमाऊंगा। देखा आपने वीडियो? देखा होगा आपने। क्या हो रहा है ये? हवाई चप्पल पहनने वाला भी सड़क पर, आज जूते पहनने वाला भी सड़क पे चल रहा है पैदल। पेट्रोल डीजल इतना महंगा होगा, इसे मंदा कराइए, क्योंकि किसान के पास। मैं बता रहा हूँ, लॉकडाउन हुआ, ठीक, अमीरों के बच्चे कहाँ से आए? एरोप्लेन से आए, ठीक। गरीबों को कहाँ मर रहे हैं? रोडों पर मर रहे हैं। अरे तो लॉकडाउन में गाड़ी नहीं चल रही थी? कहाँ नहीं चल रही होगी? अमीरों के क्यों आ रहे फिर? अगर गाड़ी नहीं तो परमिशन होती भी तो फिर किनको? गरीबों को भी परमिशन दो। बिहार, बंगाल, असम कितने लोग मरे हैं आपको पता नहीं? अरे तो मिला तो अभी देखे क्या दे दिया? ऋषि कपूर के बेटी का। आप ये बात मत करिए, पॉलिटिकल बात मत करिए। आप आम आदमी की बात करिए, अवाम की बात करिए, आप अवाम के बारे में बात करिए ना। आप आपको क्या दिक्कत है सरकार से, सो बताइए। बात ये है कि आप ठीक है, बीजेपी सरकार है, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सरकार जो बनती है आती है चली जाती है। बीजेपी सरकार है, हमें कोई कुछ अच्छी बात है, बीजेपी सरकार चल रही है, लेकिन आपको जो है अवाम का, पब्लिक का ख्याल रखना चाहिए, नहीं चाहिए? तो ख्याल तो रख रही है। 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली है उत्तर प्रदेश में, नौजवानों को। आप बताइए कहाँ मिली? अरे सरकार बता रही है आपको। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जितनी नौकरी मिली हुई थी वो शपथ सरकार में, वो आधी खत्म कर दी इन्होंने। कितने सालों में मिली? आप बताइए। सरकार आई अभी तक दे दी, आगे और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अब कितने टाइम रह रहा है चुनाव का? कितना टाइम रह रहा है चुनाव का? आप बताइए। सारे बता रहे हैं कि सारे माफिया, गुंडागर्दी सब उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया उनके आते ही। अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। आप ये बताइए। एक मिनट, इस चीज़ का बहुत अच्छा जवाब देते हैं हम। एक गरीब आदमी को अगर कुछ छोटा मोटा काम कर देगा तो आपकी पुलिस जाके उसको ढा देगी। अभी
कैमरे के साथ अजीत अंजुम जी छाती पीट पीट के रो रहे हैं और बहुत सारे पत्रकार बंधु हर जगह कर रहे हैं। टेनी के बेटे ने ऑन वीडियो मार डाला चढ़ा के, उसे पकड़ने में आप लोगों के हाथ फूल सूंघ गए हैं। और उसको अभी पकड़ते पकड़ते जो है सरकार बेचारी कांप रही है। और जो 100 करोड़ भैया एक सेकंड, 100 करोड़ का जो उत्सव मना रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपनी सुप्रीम कोर्ट को भारत की, और खास तौर से सीजीआई साहब को, कि जिनके इंटरवेंशन के मारे आज हम सबको ये जो है टीका मिल रहा है, वरना गरीब आज भी टीका ना लगवा पाता। ये सिर्फ और सिर्फ जो टीका मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड सीजीआई। और बंद लिफाफे में नहीं मंगवाया उन्होंने क्या कहा, लाके दो जो मिल रहा है। उसके बाद कोरोना काल के अंदर मरने वालों को हर बार महामारी के बाद कितना पैसा मिलता था, 4.5 लाख रुपया मिलता था। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा यहाँ तक दे दिया, कहाँ तक दे दिया, यहाँ तक दे दिया, तब माननीय पीएमओ के द्वारा क्या कहा गया कि हम तुमको दे देंगे, लेकिन कितना देंगे आप बेटर जानते हैं, 45,000 रुपया देंगे, जो 4.5 लाख रुपया हमारे भारत सरकार के द्वारा महामारी के अंदर लोगों को मरने पे दिया जाता था। तो अब लेकिन आप लोग जब सुप्रीम कोर्ट अगर कहीं पे कोई टिप्पणी करता है या कोई स्टेटमेंट देता है, तो अगर वो सरकार के खिलाफ होता है तो आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा कदम है। बिल्कुल सही। अभी आर्यन के मामले में बोल रहे हैं कि कोर्ट पे भी आप सवालिया निशान उठा रहे हैं आप लोग। जी अभी भैया आर्यन के बारे में वैसे तो मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है। इस तरह का जो भी मामला आता है जो सरकार के पक्ष में होता है, वो बोलते हैं कि देख एक मिनट नहीं, मैं आर्यन को ही लेके बोलूंगा। आर्यन के पास 3 चीज होते हैं, या तो किसी के पास कोई चीज मादक पदार्थ पकड़ा जाए। मैं उसके लीगल पहलू पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार के खिलाफ कोई कोर्ट स्टेटमेंट देता है, कोई बयान आता है, तो आप बोलते हैं कि वो सही है। अगर सपोर्ट में आता है तो आप बोलते हैं कोर्ट अभी हम लोगों का आस्था है, जिंदा है, फला वगैरह वगैरह। जो भी अगर वो सरकार के पक्ष में आता है तो बोलते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जो सरकार का उस पर आज कब्जा नहीं बीजेपी का। मैं बिल्कुल सही इसी के ऊपर बोलने की 100% कोशिश करूंगा। साहब, मनमोहन सिंह जी के टाइम में थोड़ा सा बड़ा सवाल जवाब हो जाएगा, बीच में रोकिएगा मत। माननीय मनमोहन सिंह जी के टाइम के अंदर हम लोग 122 रफाल जेट खरीद रहे थे विद सेम फिटमेंट्स के साथ। ये तो है नहीं कि उसके अंदर मीका राइफल नहीं आती, या उसके अंदर दूसरी वाली राइफल वो लग के आती, मिसाइल लग के आती, वही आती ना 122। और दूसरी जो मेन चीज आज आप मैं को बतानी चाहता हूँ, दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं, अगर आपके पास 10 जहाज है तो उसमें से सिर्फ 5 जहाज लड़ने के काबिल एट ए गिवन टाइम होता है। 50% फाइटिंग रेट होता है। उनके टाइम के अंदर हम लोग कितने खरीद रहे थे, 122। भाई साहब के टाइम में हमने कितने खरीदे, 18 खरीदे ना, खरीदे कि नहीं खरीदे। उस टाइम में जो इतना खरीद रहे थे उससे 5 गुना ज्यादा वो हो गया। उसका जितना काम हुआ, लेना देना हुआ सरकार और इसके द्वारा, इसका क्या नाम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो सब बंद लिफाफे के अंदर हुआ कि नहीं हुआ। नई प्रथा चालू हुई, कैसे चालू हुई, बंद लिफाफे के अंदर। भारत का हमारा जो था वो भाग्य बंद लिफाफे के अंदर कर दिया गया। और वो क्या हुआ, उसका किसी को कुछ नहीं पता। भारत के एक आम आदमी से कहा जाता है तुम 5 रुपए की चीज खरीदो, कितने की, 5 रुपए की चीज खरीदो, तो तुम उसका क्या कर लो भैया, उसकी रसीद लो। रसीद किस लिए लो, कि आप उसके अंदर, एक रिक्शे वाला भी 5 रुपए का पार्ले जी खरीदे तो उसका वो बिल दे दे। मैं वही आ रहा हूँ सर जी। स्टेट बहुत ऐसा काम करती है जो सिक्योरिटी से जुड़ा मसला होता है, वो ऐसे खुलेआम आपको नहीं बताया जाता है। साहब जी मैं बता रहा हूँ, आज के एक्सपर्ट्स इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं, देयर इज नथिंग विच इज क्या कहते हैं हिडन टुडे। कोई भी चीज दुनिया के अंदर नहीं है। F-22 रैप्टर तो छुपा हुआ नहीं है। राफेल थका हुआ डग्गा मार कहां से छुपा हुआ रहेगा। राफेल के अंदर सिर्फ 4 मिसाइलें हैं। कहते रहो आप, अपने आप को बढ़ाते रहो। F-22 रैप्टर को अमेरिका आज तक बेचता नहीं था, लेकिन जैसे इंजन किसने बना लिया, जापान ने बना लिया, उससे बेहतर इंजन बना लिया, उससे अमेरिका से बेहतर इंजन बना लिया। वो कह रहा तुम मेरे से F-22 रैप्टर ले लो, उसने कहा नहीं, अब तो मैं अपना स्क्रैच से लेके फाइनल तक डेवलप करूंगा। थोड़ा सा हम भटक जाएंगे, मैं वहीं आता हूँ। अब जब हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी के मामले के अंदर बंद लिफाफे के अंदर लेती है, एक्सेप्ट करती है, और उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं 2 जज साहब, एक को राज्यसभा मिल जाती है, एक को ह्यूमन राइट कमीशन का वो बना दिया जाता है, क्या बना दिया जाता है, हेड बना दिया जाता है। वो आज भी उन्हीं के भाई साहब के गुण गा रहे हैं। वो आज भी, अभी 5 दिन पहले भी उन्होंने गुण गाए। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो जजमेंट आएगा उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, आप ज्यादा जानते हैं। आज रमन्ना जी जो भी कह रहे हैं या सुन रहे हैं, या उनके द्वारा कुछ भी जो निकल के आता है, मेरे द्वारा मेरे जैसा एक भारतीय रमन्ना जी के ऊपर ऐसे टकटकी लगा के, बल्कि ऐसे टकटकी लगा के बैठा हुआ है कि कोई भी चीज हमारे सीजीआई साहब के पास पहुंच जाए तो शायद हम लोगों का भाग्य सुरक्षित हो जाएगा। और मैं प्यारे अपने हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं, वी शुड थैंक रमन्ना जी
वी शुड थैंक सीजीआई, वी शुड थैंक सुप्रीम कोर्ट दैट वी आर रिसीविंग, कि हमको प्राप्त हो रही है क्या चीज, ये वैक्सीन फ्री में। अदरवाइज मेरे गरीब भारतीयों को आज के डेट में, क्योंकि ये गुजराती भाई जो हैं धंधा करने वाले लोग हैं। कौन है धंधा करने वाले लोग? गडकरी जी ने कहा भी है कि उनसे पैसे ले लो, चीज प्रोवाइड कर दो। क्या कर लो? पैसे ले लो, चीज प्रोवाइड कर दो। यार कहां से पैसे लोगे? हर जगह से तो पैसे दे दे के हम लोग चूस गए। आपको शायद जवाब मिला कि नहीं मिला? एक सवाल छोड़ दीजिए उसको। आप मुसलमान हैं? बिल्कुल हूँ। आप ये बताइए, महंगाई तो बड़ा मुद्दा नहीं है, सरकार बता रही है, महंगाई को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी का अपोज विरोध क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं दिल से कहता हूँ, हम बीजेपी का विरोध मैं खास तौर से निजी तौर पे नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो सपोर्टर है बीजेपी ना, सपोर्टर तो हम हो ही नहीं सकते। जो खुलेआम हम लोगों को गाली देता हो, जो खुलेआम गाली देने वालों को उनके ऊपर धारा लगा के उनको अंदर ना बंद करता हो, उनका हम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? नहीं कर रहे हैं, सपोर्टर भी नहीं है। विरोध मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए आप, विरोध क्यों नहीं कर रहा हूँ भाई? समाजवादी पार्टी के टाइम में हमने लाइन लगा लगा के वोट दिया। 5-6 महीने की हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत बेचारी गरीब लाइन में लग के तुम्हारा एमएलए पैदा कर रही है, ठीक है जी। उसके बाद मेरे मेरठ के अंदर 14 थाने, 14 के 14 में से 13 थाने के थानेदार कौन है? यादव जी। एक को बांट दिया जी गुप्ता जी को, पंडित जी को, और मुल्ला जी कहाँ गए? मुझे याद है मैं नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का एक बहुत अदना सा छोटा सा सिपाही था, पूरे प्रदेश के अंदर एक भी डीएम नहीं था। तब माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हाली जनाब डॉक्टर मसूद साहब ने पूरे की पूरी कमिश्नरियों के ऊपर धरना लगवाया था, तब जाके एक डीएम इस कौम को मिला था। हम आईएएस भी बना देते हैं पढ़ा पढ़ा के, हम आईपीएस भी बना देते हैं पढ़ा पढ़ा के, जब पोस्टिंग नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? और मैं एक चीज बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, और ये सबके लिए है, आप हिंदू हो सकते हैं, आप मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय हैं क्या? इन पे नजर रखिए। एक आईएएस का इतना विकास होता है कि वो नैनीताल में जाके 3000 करोड़ रुपए का स्कूल खोलता है। कहां से आता है भाई इतना पैसा? मेरी बेटी भी इनकम टैक्स अफसर है? वो 900 रुपया का आज अगर, अच्छा इनकम टैक्स ऑफिसर है मेरी बेटी जैनब, हाँ इनकम टैक्स अफसर पटना के अंदर पोस्टिंग है। मैं 16 रैंक का दरोगा रहा हूँ, केमिस्ट्री के अंदर 3 आउट ऑफ 300 प्राप्त की है। आज भी पढ़ा दूंगा इंग्लिश और केमिस्ट्री, खुला चैलेंज है, कहीं पे भी पकड़ो पूछताछ चालू कर लो। ऐसा नहीं हम लोग एजुकेटेड नहीं है, एजुकेटेड बेहिसाब है, लेकिन के पास पैसा नहीं है ज्यादा। पैसा भी है, पॉलिटिकली हम लोग पावरलेस हैं। क्या? वी आर पॉलिटिकली डोरमेंट। डोरमेंट माने रुके हुए, कुछ नहीं। हमारे पास विधायक हैं, क्या है? विधायक है, वो है एमपी है, ठीक है जी, जी। लेकिन वो लोग जो गवर्नमेंट बाय अदर्स। आप अभी वैसे साहब बार बार कह रहे हैं कि पावर चाहिए हमें, जी पॉलिटिक्स, जी, जिसके जी। बारे में आप बोल रहे हैं बार बार कि ये देखिए साहब, पावर क्या होती है? पावर का ये मतलब होता है कि आपने बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा मुश्किल से 1000 का और 500 का नोट इकट्ठा किया, एक आदमी ने आके मस्ती में कह दिया कल से बंद, तो बंद। पावर इसको कहते हैं। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में, जो मैंने पहले भी पूछा था, पूछिए। ओवैसी साहब, उनकी पार्टी 100 सीटों पर लड़ रही है यहाँ। वो भाजपा, सपा, बीएसपी, कांग्रेस, जितनी पार्टी हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं जिन्होंने यहाँ हुकूमत बनाई है, सबका विरोध कर रहे हैं। जी, जी। ये 100 सीट लेकर करेंगे कि अगर 100% वो जीत भी जाते हैं तो माननीय पत्रकार साहब, अभी आपकी उम्र मेरे से कम है, मैं थोड़ा बुढ़े की ओर चल पड़ा हूँ, मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है। हमारे पास 203 विधायक जिस भी पार्टी के आ जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? अब 203 पार्टी के अगर किसी के नहीं आ पाते हैं माननीय जी, तो उसे फिर जरूरत होगी। मैं कह रहा हूं कि मेरे 100 विधायक भी नाम है मेरे पार्टी के, मैं कह रहा हूं मेरे 50 भी नाम है। अगर कौम ने 25 विधायक जिता के दे दिए और वहां पे 10 विधायकों की जरूरत पड़ गई या 20 विधायक कम पड़ गए, तो मेरे माननीय सदर साहब के पास, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास ये लोग आंचल फैला फैला के जाएंगे। अपनी 25 विधायक का मेरे पास डाल दो, मुझे कुर्सी के 4 खंबे तो चाहिए नहीं। मैं पंडित भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, मैं गुजर भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, मैं जाट भाई को भी अपने सिर पे बैठाता हूँ, प्रत्येक हिंदुस्तानी को अपने सिर पे बैठाता हूँ, सबका भार मैं ढोऊंगा। मुझे तो एक पाए का कुर्सी का किनारा बनना है, पूरा पाया भी मत बनाओ, इतना सा बना दो। और भैया जिस दिन पाए के अंदर से उतना सा निकल जाएगा, कुर्सी ऐसे हो जाएगी। हमें तो ये चाहिए। वी आर गोइंग टू मेक king, we are the king makers this time. Next time we are 19%. Come with us, we will support everybody, we will give everybody. और इसका पीछे का वो है, हम लोगों ने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब के यहाँ भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कम पैसा पे वहाँ पे अच्छा ज़्यादा इलाज मिल जाता है।
मैंने जाके देखा नहीं है, यही सुना है। जब गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा एक इंडिविजुअल संस्था सपोर्ट किसी को कर सकती है, तो उसके हाथ में अगर सरकारी माल खाने का थोड़ा सा आ जाएगा तो क्या क्या दे सकता है ये तो खुदा ही जाने। हम अपने तन मन धन के साथ जितनी हमारी औकात है, AIMIM के पीछे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पीछे बिल्कुल तन मन धन आंख नीचे उनके पीछे है। ही इज हाईली एजुकेटेड, ही इज हाईली मोटिवेटेड एंड वी आर आफ्टर हिम। सर एक सवाल लीजिए जरा। बिल्कुल प्यारे ओवैसी साहब अपनी क़यादत की बात करते हैं जी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में नंबर आता है पीस पार्टी का, राष्ट्रीय काउंसिल का, SDPI का, जो और छोटी छोटी मुस्लिम पार्टी है, उनसे गठबंधन क्यों नहीं करते? उनकी जगह वो राजभर, रावण, इन सब के तरजीह देते हैं। बिल्कुल भैया बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारी एक आधी पार्टी और खड़ी हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर। कल को मैं ज़्यादा बड़ा हो जाऊँ, ओवैसी साहब ने कहा जिंदगी की किसी को भरोसा नहीं, पीस पार्टी भी मजबूत हो जाए। मैं कह रहा हूँ सारी हमारी पार्टियाँ भी मजबूत हो जाए, सबके अंदर ताकत आ जाए। अगर ये नहीं कि AIMIM कल को गंदगी करने लगे हमारी ज़िंदगी खत्म होने के बाद, तो आप पीस पार्टी के साथ चले जाए। दूसरी चीज़, अभी तो पावर हमारे हाथ में ही नहीं आई, तो हम पीस पार्टी को क्या दे दें? ओलेमा काउंसिल हमारी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी से ही निकली हुई है, लेकिन ओलेमा काउंसिल के अंदर मैं एक भाई बात कहना चाहता हूं, आपने बहुत प्यारा क्वेश्चन किया। आज हिंदुस्तान की कैबिनेट के अंदर आई एम शॉक टू से, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूं कहने के बाद, 8वीं 10वीं 12वीं पास कैबिनेट मिनिस्टर है मेरे प्यारे। 8वीं 10वीं 12वीं पास इस हिंदुस्तान की कैबिनेट के अंदर क्या है? मिनिस्टर्स हैं प्यारे। और कभी हिंदुस्तान की कैबिनेट हाईएस्ट एजुकेटेड, मोस्ट वेल बैलेंस्ड एजुकेटेड कैबिनेट इन द वर्ल्ड हुआ करती थी, एशिया की नहीं, इंडिया की नहीं, कांग्रेस के टाइम में। उन लोगों ने हम मुसलमानों का इतना साइनिकल, CYNICAL साइनिकल इतने प्यारी तरीके से सर्जरी करी कि हमें पता भी नहीं चला और हम लूटे के लूटे रह गए। भाजपा ने इतनी हमें अभी वो नहीं करी, वो लोग गाली तो दे देते हैं, लेकिन जितनी तरीके से अच्छी हमारी काट के कलम बनाई गई कांग्रेस के द्वारा, उतना भाजपा हमारा बुरा नहीं कर पाई आज तक। और अभी तक वो सीधी गाली तो दे देते हैं, मुझे पता है तो गाली देगा, इसके दरवाजे पे ही नहीं जाना। दूसरा मुझे बुला के कहता हाँ भैया आओ बैठो, मुझे पिलाता भी है, ठंडा पानी पिला देता है, और रात को मैं जब सो जाता हूँ तो कहता है भैया निमटाओ भाई साहब को। मेरा मैसेज शायद आप तक पहुंच गया साहब। और जिस दिन AIMIM में ताकत आ जाएगी, हमारे अंदर कुछ कमी आने लगेगी, असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़े बूढ़े हो जाएंगे, शायद अगर वो ना आ पाएंगे, तो कल को भैया पीस पार्टी खड़ी हो जाओ। अगर ये कहते हैं, अगर आज भाजपा गलत कर रही है तो लोग कहते हैं भाई कांग्रेस को ले आओ, कांग्रेस गलत कर रही है तो उसे ले आओ, तो हमारे भी 2 घर हो जाएंगे, 3 घर हो जाएंगे। भैया मैं गलत तो नहीं कह रहा साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा, लेकिन पहले अभी पावर एक में तो आ जाए। अभी हम अपनी पावर डिसइंटीग्रेट तोड़ना नहीं चाहते। असदुद्दीन ओवैसी के साहब के सामने हमारे पास बेस्ट ब्रांड है, क्या है सर? हमारे पास फैंटम मेबैक है, क्या है? फैंटम मेबैक, मर्सिडीज की, रोल्स रॉयस की, उसे तो कोई दिखाता, 6 पीस बनते हैं साल भर में, और ये तो अकेला पीस है। तो हम तो इन्हीं के पीछे भी फिलहाल हैं। बाकी हम नहीं चाहते कि वो सब भी खत्म हो, उनका वजूद खत्म हो, वे भी चलती रहे साइड बाई साइड। हाल ही जनाब डॉक्टर मसूद साहब के साथ चलती रहे, उन्होंने 18 साल बेचारों ने मेहनत करी, ये तो बहुत बड़े सर्जन साहब हैं, चलते रहे इंशाल्लाह ताला। क्या पता कल को अगर हम में कमी आएगी तो साहब को पकड़ लेंगे। साहब मैं समझता हूँ आपको मेरा जवाब मिल गया। आज अगर बहन मायावती जी कुछ गलत कर रही हैं तो मेरा प्यारा सवाल तो खा गया नहीं खाया नहीं हो। अगर आज मायावती जी कुछ गलत कर रही है सर जी, अगर आज मायावती जी कुछ गलत कर रही है, समाज के बारे में नहीं बोलती, पिटने पे नहीं आती, नहीं मैं तो बैठ के जो है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करूंगी। मेरा रावण भैया तो है, मेरा चंद्रशेखर भाई तो है, तो विकल्प तो होना चाहिए ना, विकल्प मेरे पास रहेगा। लेकिन अभी तो मुझे बसपा जैसा पावर तो उत्तर प्रदेश में एक बार आ जान दो सर जी। जिस दिन मेरे पास बसपा जैसी पावर AIMIM में आ जाएगी, हम दूसरा विकल्प भी देख लेंगे, अगर ये लोग बिगड़ते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं। बहुत शुक्रिया। MIM बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो, जहां भी इलेक्शन लड़ी है वैकल्पिक रास्ते को अपनाया है, यानी कि एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश की है। लेकिन एक बात सच है कि जहां भी ओवैसी साहब की रैली होती है, भाषण होता है, भीड़ बहुत होती है। अब भीड़ आने वाले दिनों में विधानसभा के इलेक्शन में वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी मोहम्मद फैसल के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, मेरठ। इनको दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।